लेक्चर नंबर 4 है जी। हम पढ़ रहे थे एस्केप सीक्वेंसेस और आज हम पढ़ेंगे टैब के बारे में। आपको पता है कि ये जो बैक स्लैश लगाई जाती है ये एस्केप सीक्वेंस के शुरू होने की निशानदेही करता है। और ये टी किस लिए जी? टी फॉर टैब। एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी स्पेसिफाइज द आई स्लैश ओ इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजॉन्टली। होता ही है कि आपके पास कीबोर्ड पे एक स्पेस का बटन होता है, ठीक है ना। तो जब स्पेस का बटन प्रेस किया जाता है तो वो इतना ही आगे बढ़ता है कर्सर जितना आप फॉर एग्जांपल एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज के दरमियान वक्फा रखना चाहते हैं। जब आप टैब दबाते हैं, टैब का बटन होता है तो उसमें 3-4 स्पेसेस ऐड होती है, यानी कि उसमें ज्यादा वक्फा आ जाता है दो चीजों के दरमियान, ठीक है जी। ऐसे यानी ज्यादा गैप आ जाता है। टैब स्टॉप इज कलेक्शन ऑफ 8 स्पेसेस। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 8 स्पेसेस। कितनी स्पेसेस हैं जी? 8। यूजिंग बैक स्लैश टी टेक्स कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। आप एक बार प्रेस करेंगे, अगर यहाँ पर कर्सर है तो वो अगले टैब स्टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड व्हेन यूजर प्रेजेंट डाटा विद मोर स्पेसेस। अच्छा, ये तब होता है जब यूजर ने ज्यादा स्पेस देनी हो अल्फाज के दरमियान या हरूफ के दरमियान। अब इसमें देखें, हैश इंक्लूड एस टी डायो डॉट एच वाइड मेन वाइड करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और ये है जी इसकी बॉडी। प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है? नेम। नेम के बाद कॉलन है और बैक स्लैश टी डाल के अली। अब यहाँ तक आप समझो। देखिए इसकी आउटपुट नेम बैक स्लैश ये आएगी, कॉलन आएंगे और यहाँ पे इतना ज्यादा वक्फा देकर फिर अली लिखा है, फिर बैक स्लैश एन भी यूज हुआ है। तो अगली चीज जो है वो साथ ही नीचे वाली लाइन पे आ जाएगी, न्यू लाइन पे। एफ नेम यानी फादर नेम, फिर कॉलन और बैक स्लैश टी थोड़े वक्फे से हमाद। इस तरह फिर बैक स्लैश एन आ गया तो अगली चीज नेक्स्ट लाइन पे आएगी एन मार्क्स, सॉरी एन मार्क्स, और ये बैक स्लैश टी के साथ क्या है जी? 1000, ठीक है जी। ये ब्रैकेट बंद स्टेटमेंट टर्मिनेटर और इसकी बॉडी की ब्रैकेट्स क्लोज। ये इसकी आउटपुट है, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है जी ऑपरेटर्स। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर का नाम आप पढ़ें तो इसका मतलब क्या बनता है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन करते हैं, जिसका उर्दू में मतलब होता है आदादो शुमार। इंग्लिश में इसको कैलकुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी नाम जो है ना, नाम वो काम सजेस्ट कर रहा है, नाम से काम पता चल रहा है। वी नीड टू परफॉर्म कंप्यूटेशन ऑन डाटा थ्रू प्रोग्रामिंग। जब हमने डाटा के ऊपर कंप्यूटेशन यानी कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो ऐसे ही नहीं होती, प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। वी हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा। नॉर्मल लाइफ में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये है ना। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं। वी कैन आल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इन आवर प्रोग्राम्स। आप प्रोग्राम्स के अंदर भी दो रकमों को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सी लैंग्वेज ऑफर्स न्यूमरस ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा। सी लैंग्वेज बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करती है जिससे आप डाटा पे प्रोसेसिंग करते हैं। अब लिस्ट है जी सम बेसिक ऑपरेटर टाइप्स। असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये चार है मेन, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। छोटा मोटा क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि इस बात पे परेशान हुआ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारा करें। आप ये भी देखें कि जो 9th क्लास का भी सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें 12 चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट ईयर जब आप 10th क्लास पास कर लेंगे तो नई आने वाली 10th का जो सिलेबस होगा उसमें भी ऑब्वियस सी बात है सिलेबस ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप मौज करें, 5 चैप्टर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल है उसको वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल। असाइन क्या से आप देखें, आपको क्लास में टीचर कहते हैं ये आपकी असाइनमेंट है, आपने करके लानी, यानी वो असाइनमेंट आपको घर से करके लाने के लिए काम कहा जाता है कि ये आप क्वेश्चन घर से करके लाएं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है
किसी वेरिएबल को एक वैल्यू देता है, ठीक है, किसी वेरिएबल को एक वैल्यू देता है और असाइन वैल्यू वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को देता है। इक्वल साइन इज यूज एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, अब देखें जब आप क्वेश्चन करते हैं x इज इक्वल टू 5, तो क्या मतलब बनता है कि x की वैल्यू क्या आई है 5, तो x को वैल्यू देने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, बराबर का निशान। सेम चीज कि सी लैंग्वेज के अंदर बराबर का निशान इस्तेमाल होता है एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल देखें इंट सम इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन। इंट इसकी डेटा टाइप है, सम वेरिएबल का नाम है, उसको वैल्यू दी जा रही है 5। इसका मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है वो, चूंकि वेरिएबल जब जैसे ही डिक्लेयर होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक समझे जगह उसके लिए रिजर्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जगह रिजर्व होगी सम के लिए, और सम को वैल्यू देगी 5, तो सम के अंदर क्या आ गया जी 5, और ये आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिससे हम लाइन को क्लोज करते हैं। वैल्यू 5 इज असाइंड टू वेरिएबल नेम सम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन ऑफ कोड। जब कंट्रोल इस लाइन पर आएगा तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा x नाम का, जगह उसको मिलेगी और उस जगह में उसको क्या वैल्यू दे जाएगी 5। ठीक है जी, लेट्स हैव अ लुक अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें, अब ये अब समझिए कि एक वेरिएबल है इंट टाइप का, नाम है उसका सम, उसको वैल्यू दी गई है 5। एक और वेरिएबल है वेर नाम का, उसकी टाइप भी इंट है और उसको दे दिया गया है सम। अब देखिए वेरिएबल को वेरिएबल दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ इस चीज को समझे कि वेरिएबल, ये जो वेरिएबल वेर है इसके अंदर सम चला गया, तो सम नहीं गया, सम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू गई है। सम के अंदर क्या पड़ा हुआ था 5, वेर को क्या प्रोवाइड हुआ सम, तो सम क्या है 5। यानी देख लें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की, सॉरी 5 नहीं यहाँ पे 6 है, यानी इस एग्जांपल के लिहाज से 5 ही है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, मैंने 5 लिखा है, ठीक है जी। राइट है प्रोग्राम दैट, अच्छा ये प्रोग्राम आपने बड़े ध्यान से करने हैं, जितनी आपको एग्जांपल दी गई हैं परफॉर्म तो आपको अपने टीचर करवाएंगे ही करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये है कि आपने इनको एज एन एग्जांपल भी याद करना है ताकि आप पेपर्स में लिख सकें। राइट है प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू टू इंटीजर वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, उनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप करता है। स्वैप कहते हैं जी चेंज करना, अदला बदला करना, ठीक है जी। चलो जी, वाइड मेन वाइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट ए में 2 है, बी में 3 है और एक और वेरिएबल है टेम्प। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर वेरिएबल्स की टाइप सेम हो ना, डेटा टाइप्स एक ही लाइन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। आप इस लाइन को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 3 और इंट टेम्प, ऐसे इनको वैल्यू दी गई है, इसको वैल्यू नहीं दी गई, बस ये फर्क है। लेकिन तीनों की जब डेटा टाइप इंट थी तो बजाय वक्ता करने के एक ही लाइन में हमने लिख दिया। अब टेम्प को ए दिया गया, टेम्प में ए रखा गया, यानी टेम्प में ए तो ना आया, ए की वैल्यू आएगी ना 2, और ए को बी दे दिया गया, तो बी में क्या है 3, ठीक है, और बी को टेम्प दे दिया गया। अब देखें बी को जब टेम्प दिया गया तो टेम्प में क्या पड़ा हुआ है 2। अब देखें ए में 3 आ गया, बी में 2 आ गया, जबकि ए में 2 था, बी में 3 था। ये हमने सारा ये काम करके वैल्यूज को चेंज कर दिए, इंटरचेंज। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग परसेंटेज डी बैक स्लैश एन और कामा ए। अब देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ। प्रिंट एफ के बाद आपने पढ़ा है कि छोटी ब्रैकेट में डबल कामास के अंदर जो कुछ होता है वो एज इट इज स्क्रीन पर आता है। यहाँ डबल कामास के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग सेमी कॉलन, ये 2 डॉट्स हैं, परसेंटेज डी बैक स्लैश एन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसने वैल्यू उठानी है एक वेरिएबल से,
हमने आज तक प्रिंट एफ का सादा इस्तेमाल पढ़ा था कि प्रिंट एफ में जो इसके बाद जो लिखा हो आ जाता है, लेकिन अब इसके अंदर ये जो परसेंटेज डी है ये क्या करेगा, उसका थोड़ा काम लंबा हुआ है प्रिंट एफ का, वो ए से वैल्यू उठाएगा। परसेंटेज डी से इस्तेमाल हुआ है और बैक स्लैश एन का मतलब यह है कि अगली लाइन, ठीक है, आप करेंगे किस पर, जो है वैल्यू लेंगे वो अगली लाइन से क्या मुराद है मैं आपको बताती हूँ ठहरे। अच्छा, ये समझ आ गया आपको परसेंटेज डी की कि आपने ए से वैल्यू उठानी है, क्योंकि हम ए की वैल्यू शो करना चाह रहे हैं। इसकी आउटपुट होगी वैल्यू ऑफ, ओके मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग और आगे था सेमी कॉलन। अब देखिए, अब समझिए इसको कि यहाँ पे इसके बाद आ रहा है परसेंटेज डी, मतलब उसने वैल्यू उठानी है कहाँ से, ये आगे लिखा हुआ जहाँ से उठानी है, ए से उठानी है, लेकिन जो ए की वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी। ठीक है जी, तो ये जो कामा है ए एस का मतलब ये है कि ए से जाके वैल्यू उठा के लाओ। ए में क्या पढ़ा हुआ है हमने, ए में पढ़ा कि ए में अब है 3, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3। ठीक है जी, इसी तरह अगली लाइन को देखें, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग कॉलन परसेंटेज डी बैक स्लैश एन और बी, यानी इसमें आपके पास आएगा वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग सेमी कॉलन, और वो जो परसेंटेज डी था उसका मकसद क्या था कि 20 जाके वैल्यू उठा के लाओ, और बैक स्लैश एन का मकसद क्या था कि जो इसके बाद टाइप होना है ना, यानी इसके बाद लिखा हुआ यहाँ बी, देखें यहाँ बी लिखा हुआ है ना, तो वो बी से जाके वैल्यू उठा के लाएगा। बी में क्या है 2, तो वो जो 2 है ना वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा ऐसे। ठीक है जी, ये इसकी आउटपुट है, होपफुली आपको समझ आई होगी। ये था जी आज का लेक्चर, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ